हम्म डायग्राम ड्रॉ करो ये। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का। अब देखो मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए है कि नहीं। दोनों ही डायग्राम में ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है और ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है F1 F2 कौन से फोर्स है? F1 F2 वो फोर्स है जो कोई पर्सन क्या कर रहा होगा, इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। अच्छा, अब ये बताओ, यहां पे फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। इस केस में बताओ, जो ब्लॉक है इस केस में ब्लॉक मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? वो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में देखो रहेगा। देखो यहां पे बताओ फोर्स, देखो यहां पे फोर्स बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। यस सर। देखो जितना फोर्स राइट की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। F1 फोर्स राइट की ओर लग रहा है, F2 फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहां पे हम ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि जो भी फोर्स है वो फोर्स यहां पे बैलेंस्ड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि जितने भी फोर्स हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अगर मैं कभी तुमसे बोल रहा हूं कि फोर्स बैलेंस हो गए, तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि उस बॉडी पे जितने भी लगने वाले फोर्स हैं वो उन सबका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये भी याद होगा, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी ऐड करेंगे तो हमें एंगल कंसिडर करना है। बताओ यहां पे जब हम F1 F2 की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? बताओ 180 डिग्री। 180 डिग्री। यस सर। और दोनों के बीच में अगर एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट को हम a माइनस बी लिखते थे। यस सर। थे वेक्टर में। अच्छा, अब ये जो सेकंड केस में मैंने डायग्राम लिया है, बताओ यहां पे राइट की ओर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। लेफ्ट की ओर कितना फोर्स लग रहा है, 15 न्यूटन। बताओ अब ये फोर्स बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? अनबैलेंस्ड। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे? इस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी जो है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स अनबैलेंस्ड है। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे जितने भी फोर्स हैं उनके कारण यहां पे रिजल्टेंट फोर्स बन रहा हो। और यहां पे क्या होता है, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। अगर इस केस की बात करेंगे तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। तो अगर हम बोल रहे हैं किसी बॉडी पे फोर्स अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब है कि यहां पे नेट फोर्स बन रहा हो। अच्छा बताओ यहां पे कितना फोर्स ज्यादा है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। अच्छा, 5 न्यूटन राइट की तरफ। F2 बड़ा है कि नहीं बड़ा है F1 से? हाँ सर। यस सर। तो ना यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इस डायग्राम में बोलेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट की ओर है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 न्यूटन है। बताओ एंगल 180 है कि नहीं यहाँ पे भी? अगेन यस सर। यहाँ पे भी अगर हम बात करें F1 की और यहाँ पे बात करें F2 की, तो बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 है कि नहीं? यस सर। और रिजल्ट याद होगा, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट a माइनस बी होता है, या तो a माइनस बी या फिर b माइनस ए। बताओ ये रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते थे।
यस और अगर मैंने कभी ऐसे शो किया है कि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में और मान लो F2 फोर्स इस डायरेक्शन में, अब बताओ जिन दो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन दो फोर्स की हम बात कर रहे हैं F1 और F2 की, बताओ दोनों का डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? यहाँ पे सेम है। यहाँ पे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है? और डायरेक्शन अगर सेम होगा तो थीटा 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ और रिजल्ट याद होगा, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी होता है। तो आज हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड कर दो, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो वहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताओ इतना समझ में आई नहीं समझ में? यस सर। नहीं। अच्छा, अब लिखो वहां पे, फर्स्ट लॉ तक हम कर चुके थे ना? नो सर नो सर सर। शायद से नहीं सर फर्स्ट से स्टार्ट करना है किया सर। क्या? फर्स्ट से स्टार्ट सर, अभी कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट ही नहीं किया था। लास्ट क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया था? नो सर। आपने कहा था फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया था आपने, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बात कर रहा है? सर सिस्टम और फ्री बॉडी डायग्राम तक पढ़ाया था आपने। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes. फिर लिखो। मुझे लगा फर्स्ट लॉ अपन ने कवर कर लिया, तो हेडिंग डालो वहां पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात कब करते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं जब बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब था स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, रेट ऑफ चेंज इन है ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये हुआ या तो वो बॉडी रेस्ट में है या फिर वो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अब जैसे डायग्राम ड्रॉ करो कि मान लो ग्राउंड है, और ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड मेरा फ्रिक्शनलेस है, ये स्मूथ है, और स्मूथ ग्राउंड पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर। अब बताओ, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर किसी बॉडी को हम 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दें, थ्रो कर दें, तो बताओ इसकी स्पीड का क्या होगा? इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती कि नहीं रहती? तो इस केस में जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, ये ध्यान रखना है, स्पीड कब चेंज होती है? स्पीड तभी चेंज होती है जब बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। अभी इस केस में अगर ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो अर्थ एक तो फोर्स लगा रहा है mg नीचे की ओर, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ग्राउंड इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है नॉर्मल। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगा और अर्थ इसके ऊपर mg नीचे की ओर अप्लाई करेगा। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। तो इस केस में ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे उसका एक्सेलरेशन 0। फिर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि फिर से यहां पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक मूव कर रहा है आगे की ओर,
कुछ टाइम बाद ब्लॉक मूव करके यहां कहीं पहुंच गया। अब मैं बोलता हूं कि यहां पे ब्लॉक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। बताओ ब्लॉक का मैग्नीट्यूड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस पहले 20 से था, अब 50 हो गया। अच्छा, तो कोई चीज अगर 20 से 50 होगी तो पर्सन कहां फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? राइट की ओर अप्लाई कर रहा होगा या लेफ्ट की ओर अप्लाई कर रहा होगा? राइट राइट की ओर। तो यहाँ पे जो पर्सन, यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो बताओ वो पर्सन इस ब्लॉक को राइट की ओर धक्का देगा कि नहीं देगा? जब किसी चीज को हम, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, अगर उसी डायरेक्शन में हम धक्का दें, धक्का का मतलब क्या है? फोर्स लगाएं, तो फिर उस केस में बॉडी की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। अब बताओ बॉडी की स्पीड यहां पे बढ़ रही है, तो हम इस केस में बोलेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 नहीं है। देखो इतना समझ में, नहीं समझ में? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कब एप्लीकेबल होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है जब कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है या तो वो बॉडी रेस्ट में है या फिर वो बॉडी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटीज से। दोनों ही केस में बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट 0 होगा। तो समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है बॉडी के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं वो सभी यहां पे बैलेंस्ड है। तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं या जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो या तो हम बोल दें फोर्सेस बैलेंस हो गए, या फिर हम बोल दें कि बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। बोलो ये चीज समझ में नहीं समझ में? हाँ सर। हाँ सर समझ Yes, sir. अच्छा, इसका स्टेटमेंट लिखो पहले वहां, और इसके 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट लिखो वहां पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखो वहां पे। इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट continue to remain. It state that an object will continue to remain in its state of rest or uniform motion. It states that an object will continue to remain in its state of rest or uniform motion along a straight line path, unless an external force acts on it. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मान लो टेबल है, और मान लो टेबल के ऊपर हमने किसी ब्लॉक को लाके रख दिया। बताओ टेबल के ऊपर अगर हमने किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया तो ये ब्लॉक रेस्ट में है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ ये ब्लॉक कब तक रेस्ट में रहेगा? ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम इसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई करें। बताओ जैसे हम यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्लॉक रहेगा, बताओ फिर ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते। लेकिन ध्यान रखना, फोर्स के आगे ब्रैकेट लिखो एक्सटर्नल फोर्स।
इंटरनल फोर्स के कारण मूवमेंट नहीं होगा, जो भी मूवमेंट होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अच्छा, तो इस केस में जो फर्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, बताओ यहां पे ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से? यस सर। अब बताओ ये 20 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? हमेशा हाँ चलता रहेगा। अनलेस एंड अनटिल क्या हो, मान लो, एज्यूम कर लो कि उसके पाथ में एक पर्सन आ जाए और अब ये पर्सन इस तरह से उसके ऊपर हाथ लगा दे, तो क्या होगा? उसकी स्पीड जैसे ही पर्सन हाथ लगाएगा ब्लॉक की स्पीड कम होती है और कुछ टाइम बाद ब्लॉक रुक जाता है। हाँ सर। यस सर। ऐसा होता ही नहीं होता यहाँ पे? हाँ सर। यस। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। क्लियर हो इतना? यस। बुक में तुम लोगों की डेफिनेशन यही दी रहती है, लेकिन जब हम हायर क्लास में जाते हैं, क्लास 11th में, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट चेंज होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, और नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वहां पे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो ब्रैकेट में लिखो, either the body is at rest or moving with constant velocity। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट then the sum of all the forces, if the acceleration of a body is 0, then the sum of all the forces acting over it is 0. then the sum of all the forces acting over it will also be 0। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं वो सब फोर्स बैलेंस आउट हो जाएंगे। सब फोर्स अगर बैलेंस आउट हो गए तो रिजल्टेंट वहां पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। सर वो ब्रैकेट में क्या था? सर वो ब्रैकेट में क्या था सर बताओ? वो ब्रैकेट वाला रिपीट करो ना। अरे ब्रैकेट में जो लिखवाया है वही तो लिखना है। ब्रैकेट का मत, ब्रैकेट में क्या लिखवाया है? ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई जहां तुमने मेंशन किया ना कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ईदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सर हो गया। यस सर। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल देखो जरा। इतना लिखा? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस। अब देखो ये ग्राउंड है, और यहां पे 2 पर्सन है। यहां पे पर्सन ए, यहां पे पर्सन ए है, यहां पे पर्सन बी है, और यहां पे शो कर रहे हैं एक रोप। और दोनों पर्सन इस रोप को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो जो टग ऑफ वॉर होती है वहां पे क्या होता है? रस्सी होती है, और रस्सी को 2 साइड से 2 पर्सन क्या करते हैं? खींचते हैं। देखो यही होता ही नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि रोप का मास कैसा है? बहुत कम है, स्मॉल है। रोप का मास अगर स्मॉल है तो बताओ एक तरह से रोप मासलेस हुई कि नहीं हुई? यस। अच्छा, तो जब दोनों पर्सन खींचते हैं तो कई बार ऐसा होता ही नहीं था कि कुछ नहीं होता है, दोनों पर्सन रेस्ट में रहते हैं।
हाँ सर, इक्वल अमाउंट में यस लगता है। सर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खींचते हैं तो दूसरा पर्सन खींच के आ जाता है, यस ये है ना। अच्छा अब बताओ, जब दोनों पर्सन इस रोप को खींचेंगे तो इस रोप में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यस Yes, ये sir. लिखवाया था ना कि जब भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग टाइट होगी तो वहां पे टेंशन फोर्स डेवलप होगा। यस अच्छा, सर। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन इस हाथ पे राइट की ओर होगा, इस हाथ पे लेफ्ट की ओर होगा। हाँ सर। ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अच्छा अब बताओ, अगर हम पर्सन ए की बात करें तो पर्सन ए का जो हाथ है, बताओ उसको रोप इस डायरेक्शन में खींच रही है कि नहीं खींच रही है? यस सर। यस सर। भाई जो भी रस्सी रहेगी या रोप रहेगी वो पर्सन ए को कहाँ खींच रही होगी? राइट की ओर खींच रही होगी। अब बताओ पर्सन ए राइट की ओर क्यों नहीं जा पाता? सर क्योंकि वो एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर वो रहा है। लेफ्ट नहीं। की ओर खींच रहा है। अबे यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। हमारा जो पैर होते हैं ना, पैर और ग्राउंड के बीच में यहाँ पे डेवलप होता है फ्रिक्शन। अच्छा इमेजिन करो यार कि मान लो हमारा वेट है, हमारा मास मान लो 50 केजी, 60 केजी है, और दूसरे साइड से जो रोप खींच रहा है वो एक बच्चा है जिसका मास मान लो 25 केजी। मान लो हम टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं, जो हमारा मास है मान लो 60 केजी है, और जो दूसरे साइड से बच्चा है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि इसका मास 60 केजी है, और दूसरी साइड एज्यूम करो एक बच्चा है छोटा जिसका मास वहां पे मान लो 30 केजी। सर ये वाला जीत जाएगा। अच्छा अब बताओ, जब हम टग ऑफ वॉर गेम खेलेंगे तो होगा क्या? ए वाला की तरफ रोप आ सर जाएगा। ए वाला जीत जाएगा। ए वाला जीत जाएगा सर। कौन जीतेगा, ए या बी? ए वाला ए जीतेगा। वाला। नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। अब बोलो हाँ क्यों? सर, फ्रिक्शन के ऊपर है। देखो क्योंकि फोर्स मैंने बोला लग रहा है उसके ऊपर। अभी इनिशियली जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो मैंने बोला दोनों पर्सन मूव नहीं कर रहे थे। ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। अब बताओ पर्सन ए को कौन रोक रहा है? अगर हम पर्सन ए की बात कर रहे हैं तो पर्सन ए को कौन रोक रहा है? तो फ्रिक्शन। टेंशन यहाँ पे फ्रिक्शन के बराबर है कि नहीं? भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस सर। बैलेंस होने का मतलब होता है जितना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट। अच्छा अब बताओ, अगर हम पर्सन बी को देखें पहले के केस में, तो पर्सन बी का जो हाथ है, पर्सन बी का हाथ यहां कहीं था, और इसको रोप इस डायरेक्शन में खींच रही है कि नहीं खींच रही है? हाँ यस सर। अच्छा बताओ, पर्सन बी को कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। उसके जो पैर होंगे, उसके जो शूज होंगे, तो शूज और ग्राउंड के बीच का वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और बताओ वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। बताओ ये पर्सन भी रेस्ट में है कि नहीं है? तो टी किसके बराबर हो गया? एफ के बराबर। एफ डैश के बराबर बे। हाँ अभी सर। हम पर्सन ए को देख रहे हैं, फिर यहाँ पे हम पर्सन बी को देख रहे हैं। इतनी चीज समझो, पर्सन ए रेस्ट में क्यों है? क्योंकि रस्सी जो फोर्स लगा रही है उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। पर्सन बी भी रेस्ट में क्यों है? क्योंकि टेंशन जो है उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। अब बताओ ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, और ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। हाँ तो सर, इन सेम है। दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब है कि जितना फ्रिक्शन मेरे पैर पे लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन पर्सन बी के पैर पे भी लग रहा होगा। यस सर। अब तुम इमेजिन करो कि हमारा मास जरूर ज्यादा है, मान लो 60 केजी है, जो सामने वाला बच्चा है उसका मास मान लो 30 केजी, लेकिन उसने जो शूज पहने हैं उसमें स्पाइक्स है।
इसने जो पर्सन बी ने शूज पहने उसमें स्पाइक्स है, और पर्सन ए जहां पे खड़ा हुआ है, मान लो वहां पे ऑयल गिरा पड़ा है, यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे इस तरह से ऑयल गिरा पड़ा है। बताओ जब ऑयल गिरता है तो फ्रिक्शन बढ़ता है या फ्रिक्शन घटता है? फ्रिक्शन घटता है। घट जाता है। अब बताओ, देखो पर्सन ए जहां पे खड़ा है वहां पे ऑयल गिरा है, और बोल रहा हूं कि पर्सन जो बी है उसने जो शूज पहने हैं उसमें स्पाइक्स बनी हुई है। बताओ शूज में अगर अच्छी स्पाइक्स बनी होगी तो ग्रिप अच्छी आएगी कि नहीं आएगी? ग्रिप अच्छी आएगी। और ग्रिप अगर अच्छी आएगी तो एक तरह से हम बोलते हैं कि सरफेस यहाँ पे रफ बोलते ज्यादा है यहाँ पे। हाँ भाई अगर मेरे शूज में स्पाइक्स ज्यादा होंगी तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? यस। अब बताओ जब दोनों पर्सन रस्सी को खींचेंगे तो कहां पे फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप हो सकता है? बी वाले के तरफ ज्यादा डेवलप होगा। बस अब बी वाले पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ए पे फ्रिक्शन कम होगा, उसके कारण क्या होता है, ए मूव कर जाएगा। बताओ ये मास पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, फ्रिक्शन नहीं ये डिपेंड कर रहा है, देखो जो रिजल्ट आ रहा है बेसिकली फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और फ्रिक्शन जो होता है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन मास पे भी डिपेंड, फ्रिक्शन वेट पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के रफनेस पे। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो हम क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे। अगर हम कहां पे खड़े हुए हैं, ऑयल वाले सरफेस पे खड़े। नहीं तो अगर सरफेस ऑयल नहीं होता, अगर मान लो हम जिस सरफेस पे खड़े हैं वहां पे अगर ऑयल गिरा नहीं होता और हमारे पास भी वैसे ही शूज होते स्पाइक्स वाले, तो क्या होता सर? तब भी तब फिर हम तब हम जीत जाते, बी हार जाता। वापस से बैलेंस हो। अबे तो मैं बोल रहा हूँ ना, फ्रिक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो आगे तुम लोग पढ़ोगे। तो उस केस में क्या होता, ए जीत जाता, बी हार जाता। अबे वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, मान लो तुम्हारा मास 60 kg है और तुम्हारे सामने वाले का मास 120 kg है। जब खींचोगे तो क्या होगा, तुम हार जाओगे। यस सर। मैक्सिमम यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेटली सेमी डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऐसा केस लिया जहां पे ऑयल गिरा हुआ था, तो उस केस में क्या होगा, जिसका मास कम होगा वो जीत सकता है। यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं समझ में? हाँ यस हाँ सर। सर। तो टग ऑफ वॉर में कौन सा पर्सन जीतेगा, कौन सा पर्सन हारेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन पे। वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पे। जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा मिल जाएगा उस पर्सन के जीतने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जहां पे फ्रिक्शन कम मिलेगा उस पर्सन के हारने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन के ऊपर। समझ में इतना? यस सर। यस सर। फिर देता हूं, मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये हो गई सीलिंग, यहां पे एक रोप है और रोप के थ्रू हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया। अच्छा, ब्लॉक को जब लाके हैंग किया है तो उसका मास 2 kg। अब मैंने क्या बोला है, अगर स्ट्रिंग से किसी ब्लॉक को लाके हैंग करोगे तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो स्ट्रिंग टूटेगी या स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। बताओ स्ट्रिंग अगर नहीं टूट रही है तो ब्लॉक कैसा है? स्ट्रिंग अगर नहीं टूटेगी तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये किसको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई देगा उस ऑब्जर्वर को जो कहां पे बैठा हुआ है, ग्राउंड। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, बताओ उसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, अब ये मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि ब्लॉक को अगर इस तरह से हैंग करोगे तो स्ट्रिंग टाइट होगी कि नहीं टाइट होगी? हाँ सर। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। यस। टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम सीलिंग, अवे फ्रॉम ब्लॉक है। अब लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड डिफाइन किया था, सिस्टम।
सिस्टम का मतलब क्या था? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। यही सिस्टम था कि नहीं था? यस सर। हाँ सर। यस तो मान लो हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक हो गया मेरा सिस्टम। फिर वहां पे याद है हमने नेक्स्ट जो टर्म डिफाइन करी थी, वो डिफाइन करी थी वर्ड FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या बोला था? सिस्टम पे लगने वाले सभी एक्सटर्नल फोर्स हम शो करेंगे। अब बताओ कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं यहाँ पे? बताओ, अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं अप्लाई कर रहा है? M×G। हाँ सर। तो अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया M×G। बताओ स्ट्रिंग कहाँ खींच रही है? स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रही है कि नहीं खींच रही है? यस सर। अच्छा अब बताओ, ये ब्लॉक रेस्ट में, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। हाँ सर। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर 0 दिखाई दिया तो अब ये यूज करेगा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को। ध्यान, अब यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस कैसे होंगे? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो किसके बराबर होगा? नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। नीचे लगने वाले बोलोगे ही नहीं बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब बताओ, ब्लॉक का मास कितना दिया है? 2। जी की वैल्यू 10। जो जी है, जी की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ जी अगर 10 होगा तो टेंशन यहाँ पे 20 हो गया कि नहीं हो गया? और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है वो 20 न्यूटन का है। सर जी की वैल्यू तो 9.8 होती है ना? तो मैंने बोला ना कैलकुलेशन करने के लिए, तो 9.8 लेके कर ले भाई। कितना डिफरेंस आएगा? 10-12 का डिफरेंस आएगा क्या? पॉइंट में आएगा डिफरेंस। 0.04। वो 19.6 आएगा, ये 20 आएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा, टेंशन कितना डेवलप हुआ? टेंशन डेवलप हुआ 20 न्यूटन। इतना आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे लगा रहे हैं M1 और एक और ब्लॉक लगा रहे हैं M2। मान लो M1 का मास है 3 kg और M2 का मास है 5 kg। और कंडीशन वही है कि जब दोनों ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया तो ये ब्लॉक रेस्ट में दिखा। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी हमारा कैसा है? ये ब्लॉक अभी हमारा रेस्ट में। अच्छा, जब ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, बताओ यहाँ पे स्ट्रिंग कितनी है? यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दिख रही नहीं दिख रही? एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे। बताओ 2 स्ट्रिंग है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब बताओ दोनों स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। यहाँ पे अगर टेंशन डेवलप हुआ T1 और यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ T2, बताओ T1 का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम सीलिंग, अवे फ्रॉम ब्लॉक, अवे फ्रॉम ब्लॉक, अवे फ्रॉम ब्लॉक। हाँ सर। अच्छा, दोनों ब्लॉक अभी हमारे रेस्ट में। चाहो तो इसको नाम दे दो। इसको हम नाम दे रहे हैं ब्लॉक ए, इसको बोल रहे हैं ब्लॉक बी। अब सबसे पहले क्या करो, ब्लॉक ए को सिस्टम मान लो।
फिर अगले स्टेप में ब्लॉक बी को हम सिस्टम मानेंगे। अच्छा अब बताओ, ब्लॉक ए को अगर तुमने सिस्टम मान लिया, या ब्लॉक बी को पहले सिस्टम मानो, बताओ ब्लॉक बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अर्थ इसके ऊपर कितना फोर्स MG अप्लाई लगा कर रहा रही है? M2 इंटू जी। M2G अब बताओ, अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया है M2 इंटू जी, स्ट्रिंग क्या कर रही है? स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रही है कि नहीं खींच रही है? यस सर। हाँ सर। यस सर। और ये लिखवाया था कि स्ट्रिंग अगर अलग अलग होगी तो टेंशन भी अलग अलग होंगे। अब तुम ये बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक रेस्ट में होगा तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हाँ कितना Yes, फोर्स sir. ऊपर की ओर है? T2। कितना T2 फोर्स नीचे की ओर है? तो M2G। बैलेंस का मतलब है जितना ऊपर की ओर लग रहा है उतना नीचे की ओर लग रहा है। अब बताओ, सबकी वैल्यू पुट कर दो। M2 है 5, G लो 10, तो टेंशन T2 50 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब मान लो तुम स्टडी कर रहे हो ब्लॉक ए की, थर्टी आएगा। बताओ ब्लॉक ए की अगर स्टडी करोगे तो ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो लग रहा है उसका वेट, जो ब्लॉक है ब्लॉक पे एक तो आ रहा होगा उसका वेट। दूसरा क्या आ रहा होगा बताओ? ये जो स्ट्रिंग T2 है, जो सेकेंड स्ट्रिंग है, वो M1 ब्लॉक को बताओ नीचे की ओर खींच रही है कि नहीं खींच रही है? हाँ Yes. सर। यस सर। स्ट्रिंग 1 क्या कर रही है? स्ट्रिंग 1 इसको ऊपर की ओर खींच रही है। ऊपर की ओर। यस सर। अच्छा, फोर्स फिर से बैलेंस होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जितना फोर्स ऊपर की ओर उसको बैलेंस कर देंगे डाउनवर्ड फोर्स से। टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया? M1G प्लस T2। बताओ यही है कि नहीं कंडीशन? जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। अब हाँ, T1 कितना आ जाएगा? M1 की वैल्यू पुट कर दो, M1 3 इंटू जी प्लस T2 50। 50, बताओ जो yeah, टोटल टेंशन 80। आएगा वो 80 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. तो यही हमारे दोनों स्ट्रिंग में क्या होंगे? टेंशन होंगे। Yes sir. यस सर, समझा। रब करूं मैं इसे? यस। Yes sir. लिख लो, नोट कर लो इसे, तो मैं रब करता हूं। कर लिया सर नोट। नोटेड सर। हो गया? यस। हाँ सर। फिर देखो वहां पे ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पर्सन ऐसा खड़ा हुआ है। टोटल टेंशन ये पर्सन का हैंड है। पर्सन ने स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। स्ट्रिंग पास कर रही है पुलिस है। और यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ब्लॉक का मास m। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास मान लो 10 kg। ये जो रहता है इस डायग्राम में, क्या है? ये है पुली। अब बताओ, इस तरह से हम ब्लॉक को रोक सकते ही नहीं रोक सकते? हाँ सर। अब इस तरह का सेटअप कुएं में होता है कि नहीं होता है? यस सर, रोक हाँ सकते हैं। भाई कुएं में जब हम बाल्टी Yes, डालते हैं तो बाल्टी किससे कनेक्ट होती है? बाल्टी कनेक्ट होती है किससे? रोप से। रोप से। रोप से। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाल्टी को रोक के रखते हैं पानी भरने के बाद। तो अब इस केस में जो ब्लॉक है ना,
ये ब्लॉक रुका हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। अच्छा, पर्सन का भी मास है यहाँ पे, ध्यान रखना। जो पर्सन है, पर्सन का मास लो यहाँ पे 60 केजी। तो 60 केजी का पर्सन है जिसने 10 केजी ब्लॉक को होल्ड करके रखा है। अब लिखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड on the man, find out the force exerted by the ground on the man। तो बताना है जो ग्राउंड है, ग्राउंड मैन के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। Sir, 588 Newton. Yes, sir, done. कितना आ रहा है? 588 Newton. देखो इतना आ रहेगा सबका। सर जी इसमें 10 पकड़ के चलना है ना? हाँ यार 9.8 ले ले भाई तू। नहीं सर, जस्ट पूछना था, बाकी कुछ नहीं। यार मैंने बोला 10 लेके सॉल्व कर दो। अभी क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कोई अपन एग्जाम में कौन सॉल्व हाँ, करेगा? तो एग्जैक्ट निकालना है अपने को आंसर। तो Yes, sir, done. सर 200 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? सर 200। देखो बाकी और किसी का कुछ आया? जी लो 10। Sir, 600 आ रहा है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर 500। कितना आ रहा है? 500 आ रहा है सर। 500। सबसे पहले ये बताओ, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा? अवे फ्रॉम पुली, अवे फ्रॉम ब्लॉक, अवे फ्रॉम हैंड, अवे फ्रॉम पुली, है ना? Yes, और sir. स्ट्रिंग एक ही है। स्ट्रिंग अगर एक होगी तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम रहेगा ही नहीं? सेम रहेगा। Yes, sir. हाँ सर। अब सबसे पहले इस ब्लॉक की स्टडी करोगे। बताओ इस ब्लॉक की अगर तुम स्टडी करोगे तो क्या शो करोगे इस ब्लॉक के ऊपर? एक तो शो करोगे इस ब्लॉक का वेट m इंटू जी। इस ब्लॉक की अगर स्टडी करोगे तो ब्लॉक पे एक तो शो करोगे mg, दूसरा यहां पे क्या शो करोगे? दूसरा यहां पे शो करोगे टेंशन टी। करोगे नहीं करोगे? Yes, sir. यस। अच्छा अब ये बताओ तुम मुझे यहाँ पे कि ये ब्लॉक रेस्ट में, तो फिर से न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे।
तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर देगा। बताओ जब दोनों E फोर्स की को वैल्यू बैलेंस 100 करोगे ही तो m की वैल्यू कितनी है 10, g 10। बताओ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग 100 न्यूटन आया कि नहीं है? Yes. यस सर। स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन 100 न्यूटन आएगा। अब अगले स्टेप में क्या करो, तुम पर्सन को सिस्टम मानो। अब बताओ अगर पर्सन को हम सिस्टम मानेंगे तो पर्सन के ऊपर क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे पर्सन का वेट। mg आएगा। Normal. अच्छा, पर्सन की दोनों टांगे ग्राउंड को प्रेस कर रही होगी तो ग्राउंड इन दोनों पैर के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल, तो एन यहाँ पे टोटल नॉर्मल है दोनों पैर की। तो ओके नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वो फोर्स है जो ग्राउंड ने पर्सन के ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, पर्सन के हाथ को रोप खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है ऊपर की ओर? यस सर। यस सर। तो जब हम पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अर्थ के कारण वेट, ग्राउंड के कारण नॉर्मल, स्ट्रिंग के कारण टेंशन। पर्सन रेस्ट में है कि नहीं? यस सर। तो फिर से क्या बोलोगे? जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो। टी की वैल्यू 100, कैपिटल एम कितना दिया है? कैपिटल एम दिया है 60, जी 10। तो चेक करोगे जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल की वैल्यू 500 न्यूटन आएगी या नहीं आएगी? यस सर। तो यही हमारा वहां पे क्या है, आंसर है। सर आप फिर से समझा यस सकते सर। हैं? लीव हो गए थे, क्या बोल रहे हो? मैं लीव हो गए थे, तो आप फिर से समझा सकते हो? अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, फिर से देखना रिकॉर्डिंग को। उसमें कुछ नहीं किया मैंने, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। ये हो गया क्या? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। और ये क्या है? ये मैंने ड्रॉ किया है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। और दोनों Done, रेस्ट sir. में है, तो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को यूज कर लिया। है समझ में इतना? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। ये हो गई वॉल, ये हो गया ग्राउंड ए, ये हो गई सीलिंग। अगला क्वेश्चन। फिर यहां पे क्या शो कर रहे हैं? यहां पे शो कर रहे हैं स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, यहां पे स्ट्रिंग का ज्वाइंट। दो स्ट्रिंग है, ये दो स्ट्रिंग का ज्वाइंट है। फिर यहां पे एक और स्ट्रिंग से हमने एक ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया। जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास लिखना है वहां पे 10 kg। अच्छा, जब 10 kg ब्लॉक को लाके हम हैंग कर रहे हैं ना, तो ये ब्लॉक रेस्ट में है। अच्छा, जब ये ब्लॉक रेस्ट में होता है तो ध्यान ना, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम भी। कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रेस्ट वर्ड यूज नहीं करता है, वहां पे कई बार वो वर्ड यूज करेगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड आउट है। तो या तो क्वेश्चन में बोलेगा कि बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है कि बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में। अच्छा, जब ये बॉडी रेस्ट में है तो ये जो स्ट्रिंग 1 है ना, ये स्ट्रेट है। स्ट्रिंग 1 स्ट्रेट है, स्ट्रिंग 2 किसी एंगल पे आ रही है, और ये जो एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री।
और ये तुम्हारी स्ट्रिंग 3 होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। Yes. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉडी तो रेस्ट में है, तो लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स, फाइंड आउट द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो बताना है सभी स्ट्रिंग में टेंशन कितना। सर अगर कोई बॉडी मींस कांस्टेंट स्पीड से जा रही तो भी वो इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या? और क्या, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जनरली देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट। अब स्टेट दो होते हैं, रेस्ट या मोशन। यस। सबसे पहले तुम लोग नेमिंग कर दो टेंशन की, T1 T2 T3 बोल दो यहाँ। जैसे यहाँ पहले बोलो टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम वॉल, अवे फ्रॉम ज्वाइंट, अवे फ्रॉम ज्वाइंट, अवे फ्रॉम सीलिंग, अवे फ्रॉम ज्वाइंट, अवे फ्रॉम ब्लॉक। सर डन। क्या आंसर आ गया? अब क्या करो, सबसे पहले तुम ब्लॉक की स्टडी करो। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तुम ब्लॉक की स्टडी करो। बताओ, जब ब्लॉक की स्टडी करने जाओगे तो क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे ब्लॉक के ऊपर वेट, अर्थ के कारण। स्ट्रिंग 3 के कारण टेंशन T3 आएगा कि नहीं आएगा ऊपर की ओर? हाँ सर। यस सर। अच्छा बताओ, ये ब्लॉक रेस्ट में है कि नहीं? यस सर। तो T3 किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg T3. पुट कर दो m की वैल्यू, 100 है। जी लो फिर से 10। बताओ टेंशन 100 न्यूटन आया कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अब अगले स्टेप पे ज्वाइंट पे आओ। बताइए ज्वाइंट भी रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ? यस सर। हाँ अच्छा, इस ज्वाइंट को तीनों रस्सियां खींच रही है कि नहीं खींच रही है? Yes sir. स्ट्रिंग 1 देखो लेफ्ट की ओर ज्वाइंट को खींचेगी कि नहीं खींचेगी? यस सर। Yes sir. स्ट्रिंग 3 ज्वाइंट को कहाँ खींच रही होगी? Downward. डाउनवर्ड। नीचे की ओर। और स्ट्रिंग 2 जो रहेगी वो इस तरह से खींच रही कि नहीं खींच रही? यस। Yes. अब ये बताओ कि अगर यहाँ पे कोई लाइन है और ये एंगल अगर थीटा है, पैरेलल लाइन की बात करते, ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा? Yes sir. यस सर। तो चेक करो जरा, ये एंगल में थीटा बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ी वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करो। वेक्टर में क्या लिखवाया था याद होगा वहां पे, कि अगर ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और यहां पे अगर कोई वेक्टर ए था, तो याद होगा वहां पे हमने वेक्टर के प्रोजेक्शन की बात करी थी। तो हम यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, नहीं ड्रॉ करते थे एक्स पे और वाई पे? हाँ। यस सर। यहां से यहां जो था वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था कि नहीं था ये पूरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ sir. एक्स। और यहां से यहां तक जो था वो ए वाई था कि नहीं था? Yes. यस सर। ये एंगल थीटा लिया था, तो वहां लिखवाया था जिसके साथ एंगल थीटा होगा उसके साथ कंपोनेंट ए कॉस थीटा चलता था। तो एक्स कंपोनेंट अगर ए कॉस थीटा है, तो बताओ वाई कंपोनेंट
ए साइन थीटा था कि नहीं था वहां पर? A sin theta. यस सर। तो बताओ यहाँ पे इसको अगर तुमने एक्स एक्सिस बोला और इसको अगर तुमने बोला वाई एक्सिस, बताओ फोर्स तो फिर से बैलेंस आउट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ सर, क्योंकि रेस्ट भाई ज्वाइंट रेस्ट में, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए। फोर्स बैलेंस होगा इसका मतलब है कि जितना फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है उतना फोर्स राइट की ओर लगना चाहिए। सिमिलरली जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। ऊपर लगना चाहिए। तो अब बताओ T2 के यहाँ पे दो कंपोनेंट की ओर। होंगे कि नहीं होंगे? और ध्यान है T2 का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा T2 cos थीटा, और T2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा T2 साइन थीटा। अब बैलेंस करो फोर्स को। नीचे की ओर फोर्स T3 है कि नहीं? ऊपर की ओर फोर्स T2 साइन। और बताओ साइन 60 की वैल्यू तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, वो क्या थी? रूट 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 3 3 by by 2. सबने वैल्यू पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? यस सर। हाँ सर, और पढ़ी है। T3, अच्छा T3 की वैल्यू 100 है कि नहीं? अभी हमने कैलकुलेट करी। हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर लेके चले जाओ, तो बताओ T2 कितना निकल के आएगा? T2 आएगा 200 अपॉन रूट 3 न्यूटन। 200 upon root 3. 200 by root 3. आएगा इतना? अच्छा, Yes, sir. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे? जितना फोर्स Yes, लेफ्ट sir, की ओर आ गया। उतना फोर्स राइट की ओर। बताओ लेफ्ट की ओर फोर्स कितना है? तो लेफ्ट की ओर फोर्स T1 है कि नहीं? राइट की ओर फोर्स कितना है? T2 cos थीटा। अगले स्टेप में T2 की वैल्यू पुट करो, T2 की जगह 200 बाय रूट 3 इंटू थीटा कितना? 60। और याद होगा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती कि नहीं होती? यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 100 बाय रूट 3 न्यूटन। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ हाँ, सर। यस। और यही हमारा यहाँ पे क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो तुम लोग मॉड्यूल में देखना, मॉड्यूल में लॉ दिया होगा, अगर होगा तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा, तो मिलेगा नहीं तो न्यूटन सेकंड लॉ के तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोल रहे हो? सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना उसमें। देख लेना अगर फर्स्ट लॉ के हो तो। अब तुम लोग करना क्या है? फर्स्ट लॉ पढ़ के देख लो, उसके अगर न्यूमेरिकल है मॉड्यूल में कुछ तो सॉल्व करके देख लो। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, और सेकंड लॉ में साथ में हम बात करेंगे वहां पे मोमेंटम के रिलेशन की भी। ठीक है? ओके अबे सर। फर्स्ट लॉ सबको क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया? हाँ सर। बस ये ध्यान रखना है, Yes, sir. बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ कब यूज किया जाता है? फर्स्ट लॉ यूज किया जाता है जब बॉडी हमारी कैसी रहती है? रेस्ट में रहती है। रेस्ट। या तो बॉडी रेस्ट में रहे या फिर बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सिमिलरली बस ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमेशा हमें फर्स्ट लॉ यूज करना है, और एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं होता है तब वहां पे हम यूज करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ।